जय हिंद। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, जुट जाइए सब। और आज फिर एक नई क्लास है और हमारा जो ब्लड बचा हुआ है अभी बहुत सारा ब्लड को ऐसा पढ़ाएंगे कि कभी कहीं और जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरल साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम बताएंगे और जो हमारे मेडिकल कोर्स में जो है उसके बारे में भी हम ब्लड के बारे में बताएंगे। तो देखिए कल जो हम पढ़ाए थे ब्लड, तो उसमें मेजर पार्ट अभी नहीं हुआ है, खाली इंट्रोडक्शन उसमें जो था वही हम करवाए हैं ब्लड का भी। तो आज से जो है हम आगे ब्लड को कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग सब जुड़े रहिए। गुड मॉर्निंग। तो इस तरह से जो है हमने आपको बताया था ब्लड के बारे में। अब गुड मॉर्निंग हो गया, ठीक है ना, पढ़ाते हैं। ब्लड जो है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड ऑफ लाइफ है ना। बॉडी का फ्लूइड ऐसा है, जीवन का तरल है, इस तरह की बातें हमने बताई थी। फिर हमने बताया था ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन को लाने का काम करता है, CO2 को बाहर निकालने का काम करता है, ये सब बताए थे। इसके अलावा ब्लड हमारे एक प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ब्लड में आपको मालूम है WBC होती हैं जिनको जो है सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। WBC जो है ना। तो इस तरह से हम इसमें पढ़े थे। ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, न्यूट्रिशन का काम हो गया और कहीं कहीं सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन का काम हो गया, ये हमारा ब्लड करता है। आज जो अब हम आगे पढ़ेंगे ब्लड का कंपोजिशन की, ब्लड में कौन पदार्थ कितना होता है। जैसे प्लाज्मा की बात करें, तो वो कितना होता है लिक्विड पार्ट, और सॉलिड पार्ट की बात करें तो वो कितना होता है। यानी लिक्विड पार्ट बोले तो जिसमें प्लाज्मा हो गया, साथ में पानी हो गया, है ना, ये सब जो है। और सॉलिड पार्ट की जब बात करते हैं तो WBC, RBC और प्लेटलेट्स ये सब आती हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, ये सब बातें यहाँ पर करेंगे हम, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं ब्लड में। और ब्लड जो है कैसा पदार्थ है। ब्लड हमारा फ्लूइड ऑफ लाइफ है, साथ में हीमोस्टेसिस का जो कार्य है वो करता है। यानी हमारा बाह्य जो बॉडी है, बाह्य वातावरण के साथ हमारा मेंटेनेंस का कोई काम करता है तो वो हमारा ब्लड करता है। तो इसी को जो है आगे कंटिन्यू करते हुए देखिए ब्लड जो है ब्लड के अंदर यदि हम देखते हैं तो कितना परसेंट सॉलिड पार्ट है, कितना परसेंट जो है लिक्विड पार्ट है। जब इसका हम बात करते हैं लिक्विड और सॉलिड की, तो इसका आज का हेडिंग हमारा जो है ब्लड में कंपोजिशन है। कंपोजिशन किसका, ब्लड का। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ये आज का हमारा हेडिंग, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो देखिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम इसको इस तरह से बांट सकते हैं, कुछ तो हमारा लिक्विड पार्ट है और कुछ जो है हमारा सॉलिड पार्ट है। तो लिक्विड पार्ट की हम बात करते हैं और सॉलिड पार्ट की हम बात करते हैं। सॉलिड पार्ट, तो देखिए सॉलिड पार्ट में कौन आता है, RBC आती है, ठीक है, WBC आती है, प्लेटलेट आती है, प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स हो गई। लिक्विड पार्ट में कौन आएगा, जैसे हमारा वाटर है ना, ये जो प्लाज्मा है ये सब कितना परसेंट में होता है, 55% में, ठीक है। और ये कितना सब होता है, 45%, ये इतना होता है। अब जब हम लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट की बात करते हैं तो ये RBC, WBC और प्लेटलेट्स ये हमारे किस में, कौन से पार्ट में आती हैं, जो है कि सॉलिड पार्ट में आती है, जबकि ये लिक्विड पार्ट में आती हैं। अब आगे जैसे ही हम देखते हैं ये लिक्विड पार्ट हो गया, सॉलिड पार्ट हो गया, तो इसके बाद और क्या क्या हमारे कंपोजिशन के अंदर होता है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए कंपोजिशन का जब हम बात करते हैं ब्लड में,
तो सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात करेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा लिक्विड में पाया जाता है, तो यहाँ प्लाज्मा इसको ऐसे लिख लेते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का कितना परसेंट पानी होता है और कितना परसेंट जो है अदर सब्सटेंस होते हैं। प्लाज्मा में, प्लाज्मा खुद लिक्विड पार्ट है, कितना परसेंट है, 55% है। सॉलिड पार्ट आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब कितना है, प्लेटलेट्स 45% है। अब 55% जो प्लाज्मा है, इस 55% में भी कुछ तो होता है प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। कौन से प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। और कुछ जो है क्या होते हैं, अदर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, और इसमें वाटर होता है, कितना परसेंट होता है, 91.5%, यानी 91 या 92, कई जगह 90 भी दिया हुआ रहेगा ना। तो इस तरह से 90, 91 या 92 तक इसका कई बुक में अलग अलग वैल्यू है, पर ये वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट है ना। 91.5% ये क्या होता है, पानी होता है। किसमें, जो हमारा प्लाज्मा है उसमें 91% पानी होता है। ठीक है, अब इसमें प्लाज्मा प्रोटीन की हम बात करें, इसका नाम पूरा हो गया प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन आती हैं, देखिए एल्ब्यूमिन आता है, एल्ब्यूमिन कौन आता है, एल्ब्यूमिन आता है। दूसरा जो है हमारा आता है ग्लोब्यूलिन आता है, ग्लोब्यूलिन आता है। और कौन सा आता है, और जो है फिब्रियोनोजिन आता है, फिब्रियोनोजिन आता है। ठीक है, और ये जो है सबसे ज़्यादा इसमें एल्ब्यूमिन पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 54% पाया जाता है। एल्ब्यूमिन कितना पाया जाता है, 38% पाया जाता है। जबकि फिब्रियोनोजिन ये कितना परसेंट पाया जाता है, 7%। ये ऐसा है जो ब्लड क्लॉट में भी सहायता करता है। क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग कराने में भी सहायता करता है। कौन, फिब्रियोनोजिन जो है। ये इस तरह का सब्सटेंस हो गया। और अदर सब्सटेंस में यदि हम बात करते हैं, एक मिनट देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं इसमें। हाँ ठीक, फिब्रियोनोजिन थोड़ा सा कट रहा है ना, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। फिब्रियोनोजिन, फिब्रियोनोजिन, ठीक है ना, इसका क्या नाम है, फिब्रियोनोजिन। तो इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, लिख, ठीक है ना। इधर इसका एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, और थर्ड नंबर का जो है फिब्रियोनोजिन को हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है ना, इधर लिखते हैं फिब्रियोनोजिन। ठीक है, यहाँ फिब्रियोनोजिन। ठीक है, ये कौन सा है, थर्ड है। थर्ड नंबर का कौन सा है, फिब्रियोनोजिन है। ठीक है, ये कितना परसेंट पाया जाता है, 7% पाया जाता है। ये हो गए हमारे प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन हो गए। कौन से प्रोटीन हो गए, प्लाज्मा प्रोटीन हो गए। एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, फिब्रिनोजिन हो गया। ठीक है, ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं ब्लड के अंदर। फिर इसके बाद में कुछ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। नॉन प्रोटीन एक तो देखिए 7% में ये तो है। और चौथा नंबर यहाँ अदर प्रोटीन, अदर लिख लीजिए, अदर। तो अदर में नॉन प्रोटीन जो सब्सटेंस होते हैं वो पाए जाते हैं। और साथ साथ में और क्या क्या पाया जाता है अदर सब्सटेंस में, हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। अदर सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। तो अदर सब्सटेंस में क्या क्या पाया जाएगा, देखिए ये तो थे प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। और अदर में क्या क्या पाया जाता है, तो अदर में देख लीजिए, अदर के अंदर जितनी भी गैस हैं, ठीक है, गैसेज पाई जाती हैं। दूसरा क्या पाया जाता है, अदर के अंदर ही जो है हमारा गैसेज में O2 CO2 है ना, ये सब नाइट्रोजन वगैरह। कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ट्रिएंट्स जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, ठीक है ना,
एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड होता है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। साथ साथ में और क्या होता है, जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो है वेस्ट मटेरियल या प्रोडक्ट इसको कह सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट में कौन कौन हो गया, यूरिक एसिड हो गया। यूरिक एसिड से ही मूत्र का निर्माण होता है, यूरिया यूरिक एसिड है ना, उस एक किसका लास्ट प्रोडक्ट है, जो हम प्रोटीन ले रहे हैं जिससे एमिनो एसिड की फॉर्म में जाके वो जमाता है और फिर उसके बाद में वो एमिनो एसिड से ही क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका प्रोसेस पूरा है अच्छे से। यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड के अलावा यूरिया है ना, ये सब पाए जाते हैं अदर सब्सटेंस में। 7% ये पाया जाता है वो है ना, और जो है 1% के करीब जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, 1.5 या 1% है ना, जो है ये सब्सटेंस। प्लाज्मा प्रोटीन 7%, ये 1.5%, और पानी 91.5% पानी इसमें पाया जाता है। ऐसे करके ये हमारा जो प्लाज्मा है उसका कंपोजिशन होता है। तो प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रियोनोजिन पाया जाता है। फिब्रियोनोजिन जो है एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर भी है, यानी ब्लड को क्लॉट करने में सहायता करता है। जब चोट वगैरह लगती है तो वापस जो रक्त का थक्का जमता है तो उसमें ये अपना काम करता है, फिब्रियोनोजिन। अदर सब्सटेंस में कौन कौन होते हैं, पर प्लाज्मा में एमिनो एसिड होता है, गैस होती है O2 CA2, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिक एसिड है, यूरिया, ये सब होते हैं। साथ साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो भी यहाँ पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से, जैसे कि हमारा सोडियम है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब भी किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में। अदर सब्सटेंस जो है उन्हीं में हमारा कैल्शियम, ये सब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब पाया जाता है। और पानी कितना % पाया जाता है भाई, पानी पाया जाता है 91.5%। यानी सबसे ज़्यादा प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। यानी प्लाज्मा का अधिकतर भाग किसका बना होता है, जो है कि पानी से बना होता है, प्लाज्मा का अधिकतर भाग। ठीक है, अब हम जो है आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सॉलिड पार्ट में कौन आता है, आरबीसी आती है। अब आरबीसी के बारे में देख लीजिए, डब्ल्यूबीसी के बारे में देख लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है सेल ही डाल देते हैं, या सेल कैसा पार्ट है ब्लड का, सॉलिड पार्ट है। ग्राफ में जो हमने अभी बनाया था सॉलिड पार्ट, उसी के नीचे लिख लेना सॉलिड पार्ट है ना, या जो हमारा हमने बताया था ब्लड सेल है ना, उसी के नीचे ग्राफ ऐसे कैसे बना के उसमें से लिख लेना। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी होती हैं, कितना कितना होती है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरबीसी का, फिर करेंगे डब्ल्यूबीसी का करेंगे। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के बाद में हम करेंगे जो है कि प्लेटलेट्स का, ठीक है, प्लेटलेट का बात करेंगे। अब आरबीसी जो है वो कितना होती है, तो आरबीसी में जब हम बात करते हैं संख्या की, आरबीसी की संख्या की, तो 4.5 से लेकर 5.5 मिलियंस में पाई जाती है। ठीक है, मिलियन कि अब कोई कहेगा सर मिलियन क्या पूरे बॉडी में पाई जाती है, भाई पूरे बॉडी की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल 100 ml ब्लड की बात कर रहे हैं। कितने में, 100 ml ब्लड लिया जाए तो उसमें कितना पाई जा रही है, तो वो इतना पाई जाएगी। ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी की संख्या 1000 में होती है, यानी लगभग ये भी 4000 से लेकर 11000 के आसपास ये जो इनकी संख्या पाई जाती है। ठीक है, ये भी किस में है, 1000 में है, 1000 में है ना, 1000 में है ये संख्या ना, सेल पर
ठीक है, इस तरह से सेल पर म्यू, ठीक है, ये इस तरह से लिखेंगे। और प्लेटलेट्स कितनी पाई जाती हैं? प्लेटलेट लाख की संख्या में पाए जाते हैं। एक जो है 1.5 लाख से लेकर जो है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख जो है प्लेटलेट्स जो पाए जाती है, ठीक है। प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, और इससे कम वैल्यू भी दिक्कत करती है तो ज़्यादा भी दिक्कत करती है, ठीक है। वो बीमारी जैसे आगे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बताते जाएंगे। अब आरबीसी का जब हम बात करते हैं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, अब इनको भी आगे जाकर डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी में कौन कौन से भाग होते हैं, है ना। प्लेटलेट जैसे डब्ल्यूबीसी के बारे में हम बता देते हैं थोड़ा सा, ग्राफ में यहाँ बना लो, आगे बता देंगे वैसे। जिसमें न्यूट्रोफिल्स हो गया, क्योंकि जब सीबीसी वगैरह करते हैं तो ये सब लिखा हुआ रहता है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो है इसमें डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स कौन कौन से हैं। जांच वगैरह होती है तो उसमें सब लिखा हुआ आता है, तो ये मालूम होना चाहिए कि न्यूट्रोफिल का क्या काम है, कब काम आती है, तो ये सब हम बताएंगे ना। तो लिख लीजिए न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स हो गया। और कौन 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 हो गया? इसियोनोफिल, इसियोनोफिल्स हो गया, इसियोनोफिल हो गया। फिर हो गया मोनोसाइट्स हो गया। फिर हो गया बेसोफिल्स हो गया। बेसोफिल के बाद में जो है लिम्फोसाइट भी होता है, ठीक है ना। लिम्फोसाइट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार का होता है, एक तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स और एक होता है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, इस तरह के ये होते हैं। बी लिम्फोसाइट बोन मैरो से बनता है। टी लिम्फोसाइट जो है थाइमस, जो हमारी थायराइड जो ग्लैंड होती है वहाँ से बनता है। तो इस तरह से जो थाइमस और इससे जो ग्लैंड से जिससे बनते हैं उन्हीं के नाम पर इनका जो है कि नामकरण कर दिया, ठीक है ना। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, और ये कहीं के हमारे प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है, सुरक्षा को देने का काम करते हैं। अब हम सबसे पहले आज आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आरबीसी पढ़ेंगे और आरबीसी के बाद में हम जो है डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, फिर लिम्फोसाइट पढ़ेंगे। तो आज चालू करते हैं हम। आरबीसी क्या होता है ना, आरबीसी कितना होता है, तो वो हम आज देखेंगे। तो आज का हमारा जो हेडिंग है, अब आगे कंटिन्यू इसको जब कर रहे हैं तो आरबीसी, और आरबीसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, ये आज अब हमारा हेडिंग है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी और पूरा नाम क्या हो गया? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल। अब इसको ही अदर नाम से भी जानते हैं। आरबीसी का एक दूसरा नाम और होता है। अब दूसरा नाम क्या है, तो उस दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट्स है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स है। इरिथ्रोसाइट कितनी होती है आरबीसी, जो हम अभी बता दिए हैं। ये आरबीसी मेल में थोड़ा जो है फीमेल के अंदर आरबीसी कम पाई जाती है। यहाँ लिख लेते हैं मेल, ठीक है ना। और आरबीसी फीमेल में कितनी पाई जाती है? 4 से लेकर 5 मिलियन पाई जाती है। किसमें? फीमेल में, ठीक है। इतनी मिलियन आरबीसी पाई जाती है किसमें? मेल के अंदर।
जबकि फीमेल में मेल में 4.5 से 5.5 मिलियन पाई जाती है मेल में, जबकि फीमेल में कम पाई जाती है। मेल में ज़्यादा पाया जाने का एक कारण है, पुरुष के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो आरबीसी का ज़्यादा प्रोडक्शन कराने में सहायता करता है। तो टेस्टोस्टेरोन फीमेल में होता नहीं है तो आरबीसी थोड़ा कम बनती है, ठीक है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो उसका कहीं न कहीं रोल होता है कि वो आरबीसी को ज़्यादा बनाए, ठीक है। इसलिए जो है पुरुष के अंदर थोड़ा आरबीसी का संख्या ज़्यादा होता है। अब आगे हम बात करेंगे, जब हम देखते हैं आरबीसी के बारे में तो आरबीसी का और क्या क्या काम है, कैसे आरबीसी बनती है ना, तो ये हम देखेंगे। तो आरबीसी का जब हम बात करते हैं तो देखिए आरबीसी के साथ साथ कितना समय आरबीसी लेती है, कितने दिन में आरबीसी बनती है ना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो जीवन काल की या लाइफ स्पान की हम बात करते हैं आरबीसी का, तो वो कितना होता है, 120 दिन होता है, ठीक है। 120 दिन होता है लाइफ आरबीसी का। और कितना साइज कितना होता है, 7.2 माइक्रोन ये आरबीसी होती है, ठीक है। एक एक पॉइंट से लिखवा देते हैं, ठीक है। आरबीसी का जब हम बात कर रहे हैं तो आरबीसी जो है 4.5 से 5.5 मिलियन ये पाई जा रही है। और अब आरबीसी जो है ये कितने ब्लड में इतनी पाई जा रही है, तो 100 ml जो ब्लड होता है उसमें इतना पाई जाती है, या हीमोग्लोबिन जो होता है उसके अंदर इतना आरबीसी पाई जाती है। अब आरबीसी का साइज कैसा होता है, डंबल शेप होता है या बाइकॉनकेव होता है, ठीक है। डंबल शेप या बाइकॉनकेव के नाम से इसको जानते हैं। तो साइज कितना होता है, तो आरबीसी इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये 4 से 5 मिलियन फीमेल में पाए जाए, फीमेल में, ठीक है। और साइज की बात कर लेते हैं, आरबीसी का साइज कितना होता है, तो 7.2 mm होता है। फिर इसके बाद में लाइफ स्पान की बात करें, लाइफ स्पान यानी कितना जीवन काल कितना होता है, जीती कितने दिन है, 120 डेज, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रेक डाउन कहाँ होता है आरबीसी का, ये भी साथ के साथ पढ़ लेते हैं। ब्रेक डाउन यानी कहाँ जाकर टूटती है, तो भाई ये टूटती है हमारा जो लीवर है और साथ में जो हमारा और स्प्लीन जो है ना, उसमें स्प्लीन में, लीवर और स्प्लीन में ये ब्रेक डाउन होती है। इसलिए इसको जो है लीवर और स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेविडियार कहते हैं, यानी कब्रिस्तान कहते हैं। हिंदी में लिख लीजिए ग्रेविडियार या कब्रिस्तान हम लिख देते हैं। जो है कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, आरबीसी को। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, स्प्लीन और लीवर को जो है इसका कब्रिस्तान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आकर आरबीसी का ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी आरबीसी जो है कि टूट जाती है। तो कब्रिस्तान इसको कहा जाएगा, ग्रेविडियार यार्ड या कब्रिस्तान, ठीक है ना। ये किसको कहेंगे, लीवर और स्प्लीन को। और पर देखिए स्प्लीन जो है ना, यदि आरबीसी का कमी हो गया तो स्प्लीन जो है आरबीसी को वापस से बनाता भी है ना। तो आरबीसी को का जब कमी हो जाता है तो स्प्लीन बनाता भी है। इसलिए स्प्लीन को जो है आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वापस आरबीसी बनाने में भी सहायता करता है। ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, तो उसका किसको कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं, ठीक है ना। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है क्योंकि ये वापस से आरबीसी को बनाने में
कहीं न कहीं सहायता करता है, इसलिए इसको जो है क्या कहेंगे, आरबीसी का ब्लड बैंक कहेंगे। अब स्प्लीन के बारे में बात हो गया, लाइफ स्पान के बात हो गया, और कितना दिन होता है, कितनी इसकी साइज होती है। अब बात करते हैं कि साइज कैसी होती है। ठीक है, साइज कैसी होती है। तो देखिए साइज का जब हम आरबीसी की साइज का बात करते हैं तो ये जो है या तो इसको डंबल शेप, जो डंबल होता है ना जिम वगैरह करने का, जिसके एक साइड ये ऐसा मोटा है ना और एक साइड ऐसा है ना, इस तरह के आकार की होती है ना, डंबल शेप है ना। तो यहाँ लिख लीजिए, जो है क्या लिखोगे, आरबीसी का जो साइज है ये जो है डंबल शेप आकार है ना। तो कैसा होता है, डंबल है ना शेप, या दूसरा क्या नाम लिख लोगे, कॉन केव है ना, कॉनकेव या डंबल शेप का इसका आकार होता है, कॉनकेव या डंबल शेप। ये किसका आकार होता है, ये आरबीसी का आकार होता है, डंबल शेप या कॉनकेव आकार की आरबीसी जो है होती है। अब इसके साथ साथ आरबीसी के अंदर और क्या क्या प्रेजेंट और एब्सेंट होता है। तो आरबीसी के अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो भी नहीं पाया जाता है, और क्या नहीं पाया जाता, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो आरबीसी जो है खुद से डिवाइड होकर नई आरबीसी नहीं बनाती, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो लिख लीजिए, आरबीसी जो है डज नॉट हैव nucleus and endoplasmic reticulum and mitochondria नहीं तो आरबीसी में जो है न्यूक्लियस होता है, नहीं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, नहीं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो कहोगे सर जब माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है तो ये अपने आप को कैसे 120 दिन तक जीवित रखती है। भाई ये जो है ना केवल ग्लूकोज से ही अपने आप को जीवित रख लेती है, यानी ग्लूकोज को ही पोषण के रूप में काम में ले लेती है। अपना न्यूट्रिएंट कौन से पदार्थ से प्राप्त कर लेती है, ऊर्जा किससे प्राप्त कर लेती है, यानी ये जो है आरबीसी जो है आरबीसी इज डिपेंड फॉर एनर्जी किस पर, ग्लूकोज पर, एनर्जी ऑन ग्लूकोज, केवल ग्लूकोज पर ही ये जो है एनर्जी के लिए डिपेंड होती है। ठीक है, और इसी तरह ये अपना जो है एनर्जी बनाती है। ठीक है, और इसके बाद में ये एनर्जी का काम कर, आकार हो गया, आकृति हो गई, साइज हो गई, कितना एम होती है, लाइफ स्पाज्म हो गया, कहाँ जाकर आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है वो हो गया। अब आगे हम जो है पढ़ेंगे कि जिसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है ना, आरबीसी का निर्माण कैसे होता है ये पढ़ेंगे। अब आरबीसी का निर्माण जो है स्टेम सेल से होती है। स्टेम यानी तना, स्टेम सेल, आप स्टेम का मतलब क्या होता है, तना, यानी जहाँ से आरबीसी बनती है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो स्टेम सेल होती है इसका आकार बड़ा होता है, जो मेन जो सेल है उसका नाम क्या है, स्टेम सेल, और इस स्टेम सेल से आरबीसी का जो है निर्माण होता है। अब स्टेम सेल कैसे आकार की होती है, कितनी बड़ी होती है, तो स्टेम सेल का जो साइज है
वो बड़ा होता है। और कितना होता है स्टेम सेल का जो आकार है, लगभग इसकी साइज 25 से 30 माइक्रोन होती है। क्रॉन होती है 25 से 30 माइक्रोन होती है। और इसमें लार्ज न्यूक्लियस भी इसमें पाया जाता है। लार्ज न्यूक्लियस भी इसमें पाया जाता है। देखिए आरबीसी जब पूर्ण मेच्योर रूप में बन जाती है तब उससे पहले ही न्यूक्लियस डिस्पियर हो जाता है, पर जब बनती है शुरुआत जहाँ होती है तो वहाँ न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, जब शुरू होती है तब। पर बाकी मेच्योर आरबीसी में जो है न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो साइज इतना होती है स्टेम सेल की, और लार्ज इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, बड़ा सारा जो है न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है, लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। और नहीं इसमें हीमोग्लोबिन होता, नो हीमोग्लोबिन। इसमें क्या नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है ना, एच भी नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं होता। साइज इतनी होती है, लार्ज होता है न्यूक्लियस इसमें, और हीमोग्लोबिन नहीं होता। ऐसी खासियत होती है किसकी, स्टेम सेल की। अब भाई जो आरबीसी बनती है ना, इसको क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस ये हेडिंग है अलग, हीमोपोइसिस। तो हीमोपोइसिस किसको कहा जाता है बेटा, ब्लड जो बनती है आरबीसी का जो सेल जो बनता है उसको हीमोपोइसिस, आरबीसी के बनने को ही हम क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं। अब हीमोपोइसिस की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, ये स्टेम सेल के ऊपर ही निर्भर होता है कि हीमोपोइसिस कैसे होगा, कितना होगा, है ना, ये सब इसी पर डिपेंड होता है। और इसको जो है क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस। और इसी का स्टेम सेल का ही मेन रोल होता है कि म्यूच्योर करेगी या म्यूच्योर रखेगी सेल को, ये इसी पे डिपेंड होता है। अब हीमोपोइसिस जब होता है ब्लड का, यानी ब्लड के बनने को हीमोपोइसिस कहेंगे। तो जब आरबीसी बनेगी तो उसको कहेंगे इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस किसको कहेंगे, आरबीसी के बनने को इरिथ्रोपोइसिस कहेंगे। उसी तरह ल्यूकोपोइसिस कहते हैं किसको, डब्ल्यूबीसी बनने को। इसी तरह से जो है थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं किसको, जो हमारा क्या बनता है, प्लेटलेट बनती है, प्लेटलेट्स जो बनती है उसको कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं आरबीसी के बनने को, ल्यूकोपोइसिस कहते हैं डब्ल्यूबीसी बनने को, और थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं प्लेटलेट्स के बनने को। तो ये हीमोपोइसिस यानी पूरा जो रक्त बनता है, तो शुरुआत में किससे चालू होता है बनना, स्टेम सेल से। अब स्टेम सेल कहाँ होती है, कैसे बनता है, उसके बारे में आगे देख लीजिए। सबसे पहले हम इरिथ्रोपोइसिस की बात करेंगे कि आरबीसी का निर्माण शुरुआत में कहाँ से होता है। जब बच्चा जो है कि पेट के अंदर होता है भ्रूण, तब सबसे पहले कहाँ से होता है और बाद में कहाँ से होता है। देखिए आरबीसी जो है जिसका निर्माण क्या कहलाता है, अभी हमने बताया इरिथ्रोपोइसिस, उसको कहेंगे इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस उसको कहा जाता है। अब इरिथ्रोपोइसिस जो है शुरुआत कहाँ से हो जाते हैं, सबसे पहले ड्यूरिंग फीटल लाइफ। सबसे पहले हम बच्चा जो है, फीटस जो है माँ के गर्भ में है, तब से हम बात करते हैं। तो पहले जो 3 माह हैं, फर्स्ट 3 मंथ, पहले जो 3 महीने होते हैं गर्भ में, उस समय जो ये मीसेन काइमा होता है, मीसेन काइमा,
ऑफ योक सैक, ठीक है, वहाँ से निर्माण होता है। अब भाई जिसको नहीं पता है मीसेनकाइमा ये सब इतना डिटेल से नहीं बता सकते, इसको केवल आप याद रख लीजिए, ठीक है ना। ये बच्चा जो बनने की प्रक्रिया है, 3 महीने तक जो बच्चा होता है उसको योग से क्या मीसेनकाइमा कोई होता है उसमें से इसका निर्माण होता है। इतना डिटेल में बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, समय इतना नहीं भी है और दूसरा इतना आपको ज़रूरत भी नहीं, ठीक है। इतना सा आप देख लीजिए, योग से एक है ना मीसेनकाइमा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा यानी 3 महीने के बाद कहाँ से होता है, इसके बाद में फर्स्ट जो 4th मंथ है, वहाँ जो है 1st मंथ से लेकर जब तक जन्म होता है या जन्म से जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है ना वहाँ तक, 1st 4 मंथ टिल बर्थ है ना, टिल बर्थ। तो ये कहाँ से होता है भाई, ये लीवर और स्प्लीन में होता है, लीवर एंड स्प्लीन के अंदर होता है, लीवर और स्प्लीन में होता है। किसका निर्माण, ये जो हमारा आरबीसी है उसका निर्माण कहाँ होता है, लीवर और स्प्लीन में होता है। तो शुरू में ब्लड को बनाने का काम योग सेक करता है आरबीसी को, लीवर और स्प्लीन भी करता है, फिर बाद में फिर जाकर धीरे धीरे यानी 3rd ट्राइमेस्टर लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, ट्राइमेस्टर क्या होते हैं भाई, ट्राइमेस्टर जो है ना एक पूरा प्रेगनेंसी को जैसे कि बांटा गया है, तो जो प्रेगनेंसी का समय है प्रेग्नेंट लेडीज का वही ट्राइमेस्टर कहलाता है, ठीक है। अब ट्राइमेस्टर जो है कि अलग अलग तरह से जो पढ़ाएंगे ट्राइमेस्टर के बारे में, लेबर वगैरह पढ़ाएंगे तो वहाँ इसको बता देंगे ना। तो ट्राइमेस्टर जो है कौन सा, लास्ट ट्राइमेस्टर या कहे कि 32 से और वीक के बाद का जो समय आता है, तो उसके बाद हमारा जो बोन मैरो है यानी बच्चे का बोन मैरो, वहाँ से ये शुरुआत हो जाती है ना, यानी फ्लैट बोन जो होती हैं, बोन मैरो है ना, बोन मैरो से बनना शुरू हो जाता है, कौन, आरबीसी बनना शुरू होती है। आफ्टर बर्थ की बात करें, आफ्टर बर्थ, ठीक, शुरुआत वहीं से हो जाती है क्योंकि बाहर जब बच्चा आता है गर्भ से तो उस समय आने से पहले ही बॉडी को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए बॉडी क्या करती है प्राकृतिक रूप से पहले से ही अपने कार्यों को, कुछ कार्यों को जो है शुरू कर देती है, यानी बनना शुरू उसमें हो जाता है कार्य। तो इसके बाद जब हम बात करते हैं आफ्टर बर्थ, तो आफ्टर बर्थ जो है हमारी स्केपुला है, रिब्स है ना, स्कल बोन है, इन सब से जो है ये निर्माण होने लग जाता है किसका, आरबीसी का, ठीक है। आरबीसी का फिर जो है यहाँ से निर्माण होने लग जाता है। अब इसके बाद हमारा जो है वो सबसे पहले फ्लैट बोन की बात करते हैं। तो फ्लैट बोन कौन कौन सी होती हैं, तो फ्लैट बोन से जब निर्माण होता है तो हमारा जो चिपटी हुई अस्थियां हैं, जैसे कि इसके पुला हो गया है ना, इसके पुला हो गया, साथ में हमारी रिब्स हो गई, रिब्स हो गई है ना, स्टर्नम हो गया, स्टर्नम हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है फ्लैट बोन के एग्जाम्पल है। लॉन्ग बोन कौन कौन सी होती है, जैसे हमारा फीमर हो गया है ना, ह्यूमरस हो गया है ना, और टिबिया फिबुला हो गया है ना, रेडियस अल्ना हो गया, ये सब लॉन्ग बोन है ना। और उसमें भी सबसे लॉन्ग बोन कौन होती है, फीमर होती है, बॉडी की सबसे लंबी जो है लॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर। तो यहाँ से जो है निर्माण होने लगता है किनका, आरबीसी का। अब आरबीसी का जो निर्माण होता है
तो इसमें एक सेल पाई जाती है और ये सेल जो है लॉन्ग बोन के अंदर या फ्लैट बोन के अंदर जो भी होता है बोन मैरो, और उसी से जो है आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण होता है इन बोन के अंदर से। ठीक है, बोन मैरो पाया जाता है और बोन मैरो में से आरबीसी का निर्माण जो होता है। अब स्टम सेल जो होती है उसको कुछ बदलाव करने होते हैं आरबीसी बनने के लिए। जैसे कि हमने 25 माइक्रोन उसका आकार बताया था, तो उसको अपने आकार को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है, यानी छोटा बनाना पड़ता है। साथ में फिर इसके बाद आरबीसी जब बनती है तो उसमें हीमोग्लोबिन भी उसमें मिलाना पड़ता है साथ में। और क्या होता है उसमें, जो यहाँ न्यूक्लियस था तो डिस्पियर होना पड़ता है न्यूक्लियस को, है ना। तो ये एक खासियत होती है, तब जाकर किसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। इतना इसमें बदलाव करता है स्टम सेल, तब जाकर वो आरबीसी को कहीं न कहीं तैयार करता है। इस तरह से ये हमारा जो आरबीसी है वो बनता है। क्या सर आप कहोगे कि क्या सर सभी जीवों में की जो आरबीसी है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है क्या? बिल्कुल भाई, जितने भी स्तनधारी हैं यानी कि जो है अपने बच्चे को जो दूध पिलाने वाले जीव जंतु है उनमें दो जानवरों को अगर छोड़ दिया जाए, एक तो ऊंट यानी कैमल और एक जो जिराफ जो है उसको यदि छोड़ दिया जाए तो सब जीवों के अंदर ही जो है क्या नहीं पाया जाता, जो न्यूक्लियस इनके आरबीसी में नहीं पाया जाता। यानी कौन कौन, एक तो कैमल हो गया यानी ऊंट हो गया, और एक तो एक्सेप्शन लिख लो न्यूक्लियस का, आरबीसी एक्सेप्शन आरबीसी न्यूक्लियस। तो इसमें किस किस में नहीं पाया जाता, तो देखिए एक तो कैमल हो गया यानी ऊंट, और ऊंट का बच्चा हो या ऊंट हो, ठीक है ना, ऐसे कैसे भी लिख लीजिए। ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं, लामा, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या नहीं पाया जाता, इसमें सॉरी पाया जाता है क्या, न्यूक्लियस। उनके आरबीसी में आरबीसी न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरा कौन होता है, हमारा जो जिराफ जो होता है ना, उसमें भी क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस जो है पाया जाता है। ठीक है, इन दो जीवों के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। साथ साथ में जो है अगर आरबीसी देखा जाए, सबसे बड़ी आरबीसी कौन से जीव की होती है, सबसे बड़ी जो आरबीसी जो है, अगर हम जो हिरण जो होता है, कस्तूरी हिरण, उसका होता है, जबकि हाथी का भी होता है। इस तरह से जो है आरबीसी का अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग जो है आकार आकृति होती है। अब इसके बाद जो है हम हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन किसमें कितना कितना होता है। अब हीमोग्लोबिन की जब हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन देखिए, जो छोटा बच्चा होता है उसमें सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है कम होती जाती है एडल्ट में, और छोटे बच्चों में काफ़ी अंतर हीमोग्लोबिन का जो कि पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन का जो मात्रा है किस में कितना पाया जाएगा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, फिर क्लास को आज यहीं एंड करते हैं। तो देखिए हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। हीमोग्लोबिन तो किस में कितना पाया जाता है, खाली इतना हम बता रहे हैं आज। यदि हम बात करें बर्थ के समय, जब जन्म होता है तो 25 जो है ग्राम पर डीएल पाया जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद 1 साल की बात करें तो 1 साल तक के बच्चे में 17 ग्राम पर डीएल पाया जाता है। और एवरेज एडल्ट की बात करें, एडल्ट, और इसमें भी मेल की, तो इसमें मेल में एवरेज एडल्ट 15 के, है ना, एवरेज बता रहे हैं 15 ग्राम पर डीएल। वैसे 14 से 17 तक माना जाता है, पर 15 एवरेज है। फीमेल
एवरेज कितना पाया जाता है फीमेल में, तो फीमेल के अंदर ये जो है थोड़ा मेल से कम होता है, यानी 14 के करीब, यानी 14 ग्राम। कई बुक में 13 से 14 ग्राम भी दे रखा होगा, तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। अब बाकी डिटेल जो है हीमोग्लोबिन का हम जो नेक्स्ट क्लास है वहाँ बताएंगे, और कुछ छूट गया होगा तो उसको भी हम वहीं बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम भी आपको रोज़ जो है नई क्लास एक देते रहे। थैंक यू सभी।